अस्सलाम वालेकुम जी। आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। कौन से मौज़ूआत पर आज हम बात करने जा रहे हैं ये आपको बता देते हैं। आज जी ख़ास तौर पर हम जिक्र कर रहे होंगे प्रोग्राम के अंदर बैरिस्टर गौहर साहब का, जो कभी हाँ करते हैं कभी ना करते हैं। किस मामले पर हाँ ना कर रहे हैं जी? वो एक मीटिंग के ऊपर कभी हमें ये कहते दिखाई देते हैं कि ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं, और आजकल वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जी मीटिंग हुई ज़रूर थी लेकिन वो सिक्योरिटी मामलात के ऊपर हुई थी और गैर संजीदा लोग जो हैं मुज़ाकरात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उस मीटिंग को लिंक किया जा रहा है कहीं ना कहीं कुछ दीगर मामलात से, हालांकि उन मामलात में इन्वॉल्व नहीं है पीटीआई, ये कहा जा रहा है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जी एक अहम बयान दिया है। कहना उनका यह है कि तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट तक रसाई जो है वो हो चुकी है। पहले ये कहा जाता था नून लीग की जानिब से, हुकूमती अरकान की जानिब से मुसलसल के जी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये वहाँ तक रसाई हासिल कर सकें, अपना मैसेज पहुँचा सकें, अपनी बात कर सकें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज खुद ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तक रसाई हो चुकी है। अब जब ये रसाई हो चुकी है तो मामलात किस जानिब जाएंगे, इस पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। और जी आज हम जिक्र करेंगे ट्रंप, जिन्होंने कल बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। उन्होंने आम मुआफ़ी का ऐलान किया है अपने इस पहले खिताब में एज अ प्रेसिडेंट, और कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस अफराद को उन्होंने आम मुआफ़ी दे दी है। अब इसको लिंक किया जा रहा है जी यहाँ पर पाकिस्तान की सिचुएशन के साथ भी। कैसे लिंक किया जा रहा है ये आपको बताएंगे। पीटीआई की लॉबिंग के हवाले से भी पाकिस्तान में बात हो रही है। कहा जा रहा है कि जी साई लॉबिंग जो है वो ख़त्म हो गई, फ्लॉप हो गई, नाकाम हो गई। क्यों नाकाम हो गई इस पर आज हम बात कर रहे होंगे। मोहसिन नकवी साहब अलबत्ता हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो हलफ बर्दारी की इस तकरीब में मौजूद थे, शरीक थे। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं, हमारे प्रोग्राम में भी आज डिस्कस हो रही होंगी। किन से डिस्कस हो रही होंगी जी? ये नसीम सिद्दीकी साहब से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं शहजाद अनवर फारूकी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। मोहम्मद नौशाद साहब भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, नौशाद अली साहब लाहौर स्टूडियो से, और काशिफ रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। तमाम सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। और नसीम सिद्दीकी साहब, आपसे आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वैसे भी आप पाकिस्तान में थोड़े दिन के मेहमान हैं तो मैंने सोचा चलें आज आप हमें मुयस्सर हैं तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लें हम। सर ये बताइएगा कि ये सारे मामलात, मुज़ाकरात, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, एक चीज़ जो भी मैंने अपने इंट्रो में हमारे देखने वालों से शेयर की है वो ये है कि वज़ीर कानून जो है हमारे, उनका एक बयान सामने आया है कि अदलिया जो है वो इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। सर इस पर मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि ये कहा जा सकता है, ये कहा जाना चाहिए है? बहुत सारी ऐसे इंतज़ामी मामलात भी हैं जहाँ कहीं ना कहीं तो अदलिया की ज़रूरत पड़ती है। उस पर सर ज़रूर रोशनी डालिएगा। और फिर सर जो ये जो अदलिया के हवाले से आज कल हमारे पास खबरें आ रही हैं, जो कल हम जानते हैं कि एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस एक जारी किया गया, फिर आज कुछ ख़त किताबत भी हुई है कुछ सीनियर जजेस के माबैन। तो सर मैं चाहूँगी कि ये ज़रूर हमें समझा दीजिएगा कि क्या चल रहा है पाकिस्तान की अदलिया में। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा बहुत शुक्रिया। देखें ये बहुत एक गलत ट्रेंड है। जी सर। पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा है, सबसे बड़ा इदारा, जिसने आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। तो उसको कहना कि इंतजामी मामलात में दखल अंदाजी ना करे या फलां में ना करे, उसने आइन की तशरीह करनी होती है। आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही नहीं मानते। जैसे एक फैसला अगर आप मखसूस नशिस्तों का ले लें, वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने, बल्कि 11 जजेस ने फैसला किया था, आपने नहीं माना। आप अपनी मर्जी की जुडिशरी बनाना चाहते हैं। आप देखें इस मुल्क के अंदर 1997 में जब आपने, उस वक्त की हुकूमत थी और नून लीग की हुकूमत थी, और जब आपने जुडिशरी के साथ पंगा लिया था तो उसके क्या नताइज निकले थे। फिर 2007 में आपने देखा कि एक जज साहब खड़े हो गए थे और उनके खड़े होने की वजह से एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी खासी हजीमत उठानी पड़ी थी। तो अभी भी ये कि बड़े ही मंजे हुए जज हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मेरिट के ऊपर होना चाहिए था, उनके साथ जो है वो एक किस्म की टसल लगाई गई है। और याहिया अफरीदी साहब बड़ा उनका एहतराम है चीफ जस्टिस साहब का, और उनका पहले जो रिकॉर्ड था बड़ा अच्छा था। लेकिन जब से वो चीफ जस्टिस बने तो कभी वो कार पार्किंग में जाके मामलात को देख रहे हैं, कभी माली वाले मामलात देख रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि भाई मुल्क में किस तरह के मामलात चल रहे हैं। और ये आईनी बेंच बनने से जो खिला पैदा हो गया, तो इतना खौफजदा होने की क्या ज़रूरत है। पहले तो जब आप एक किस्म की अपोजिशन में होते थे तो तमाम जजेस हजरात बड़े जोर देते थे, जस्टिस फाइज ईसा समेत के जी फुल कोर्ट बनाए। तो ये एक इतना अहम मामला 26वीं आईनी तरमीम का, इसमें याहिया अफरीदी साहब को चाहिए कि वो फुल कोर्ट बनाए और अपने जो सीनियर जज हैं, जो उनके पार्टनर भी रह चुके हैं, अतर मनल्ला, मंसूर अली शाह, याहिया अफरीदी, इनकी अपनी जो फर्म भी होती थी साथ काम की है। तो एक सीनियर जज के साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए। वो काबिल भी हैं
और उनके अंदर पोटेंशियल भी बहुत है। और अगर ये काबिल और पोटेंशियल रखने वाला जज अगर किसी दिन खड़ा हो गया तो फिर ये सबके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, भले वो हुकूमत हो भले वो अदलिया हो। तो मेरे ख्याल से अमीनुद्दीन साहब को भी चाहिए कि वो इन मामलात को देखें कि वो जिस मतनाज़ा आइनी तरमीम की वजह से उसके हेड बने हैं आइनी बेंचेस के और ख़ुद ही वोट दे के भी बन गए हैं, तो खुदा के वास्ते उस मतनाज़ा मामले में तो उसको अपने पास ना लगाएं और मंसूर अली शाह और बाकी जजेस को जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इस तरह खामोशी से इजलास बुला लेने, मतलब 15-17 मेंबर को बुलाना ही ना उसमें, कोर्ट की पूरी दुनिया की नजर उसमें बुलाना ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट में होगा तो बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा। इन लोगों को ये सारी चीजें रिविजिट करनी चाहिए और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बनाए फुल बेंच। डरते किस बात से हैं? जी आसमा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं चाहूंगी इस पे हम जरा काशिफ साहब की राय भी ले लेते हैं। काशिफ साहब, किस चीज़ का डर है? चलें, अगर गलती से ही सही ये केस उधर पहले लग गया था, उसके बाद उसको बताए बगैर फिर वहां से हटा लिया गया, जिस पर ये सारी सिचुएशन पैदा हुई, तो खौफ किस चीज़ का है? सर नसीम साहब का भी यही सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ की मैं तस्दीक करना चाहता हूँ, खुद जो ख़त लिखा गया 3 जजेस साहबान की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसमें यह तस्लीम किया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी में बुलाया गया। उन्होंने कहा कि चूंकि वो एक जुडिशियल ऑर्डर पास कर चुके हैं, एक बेंच ऑर्डर पास कर चुका है, लिहाजा उनका व्यू पॉइंट आ गया, लिहाजा वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी में नहीं आना चाहते। सवाल ये नहीं है, बात ये है कि एक बेंच है, उस बेंच ने एक ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर की कंप्लायंस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। मुद्दा ये है, और वो ऑर्डर ये था कि आप इस केस को बेंच के सामने दोबारा लगाइए, नहीं लगाया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार को नोटिस दे दिया गया। आज रजिस्ट्रार साहब पेश हुए, उन्होंने कहा कि जो उस वक्त केस लगा था वो आपके पास गलत लगा था, ये चूंकि आईनी मामला था। अच्छा, अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो मामला था उसमें तो मंसूर अली शाह साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे बुलाया गया था लेकिन मैं अपना मौक़िफ़ दे चुका। मेरा सवाल एक है कि देखिए 26वीं आईनी तरमीम हो गई, 26वीं आईनी तरमीम समेत जो भी आईनी मामलात है वो पार्लिमान ने किए हैं। पार्लिमान ने उसके ऊपर एक वर्डिक्ट दे दिया, उसके तनाजुर में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने, उसके तनाजुर में आईनी बेंच बना, उसके तनाजुर में सारा काम हो रहा है। अब अगर आपको इस तमाम सूरत हाल पे एतराज है तो उस एतराज को अंडू करने का एक ही तरीकाकार है कि आप पार्लिमान से एक और आईनी तरमीम करवाइए और 26वीं आईनी तरमीम को वापस कर दीजिए। अब अगर आप ये कहें कि जी वो अच्छे दोस्त थे, वो अच्छे उनकी फर्म्स थी और सो एंड सो, तो सर जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब है इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आपको कैसे डाउट हो गया कि वो ठीक नहीं है? नंबर 2 कि एक सेट पैटर्न के तहत मामला चल रहा है, चीफ जस्टिस साहब है वो एक इदारे को होल्ड कर रहे हैं, उसके सुपरविसी के साथ है, अगर वो जाके को कार पार्किंग को देखते हैं, किसी और को देखते हैं, तो इस पे किस चीज का एतराज है? अच्छा, अब आपको एतराज ये होना चाहिए कि जी इस बेंच का मामला क्यों गया। अच्छा, इस बात के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि ये रवायत काजी फाइज़ साहब से शुरू हुई कि साथ साथ बेंच के जजेस के कमरे हैं, साथ साथ आप बैठे हुए हैं, आप बैठ के बात नहीं करते, आप खत्तों किताबत कर रहे हैं और माशरे में और मीडिया में हर चीज जा रही है ताकि लोगों को लगे ये होती है ना बहुत सारी चीजें। अगर आपने पॉइंट स्कोरिंग ही करनी है, रिकॉर्ड ही करना है, साहब ने तो काशिफ साहब को बहुत अच्छा लगता था, काशिफ साहब बड़े खुश होते थे जब काजी फाइज़ का खत लिखते थे कि मैंने काजी साहब के उस मामले को जो है वो अप्रिशिएट किया हो। मैं उस वक्त भी यही कहता था कि साथ साथ कमरे जाए जाके बात करें। मैं क्यों काजी साहब को अप्रिशिएट करूंगा भाई? कर ले, अगर तो मैं कह रहा हूं कि अभी भी करनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड आ जाता है। अगर आपने सुप्रीम जुडिशरी को दीवार के ऊपर खड़े होकर तरीके से तमाशा बनाना है, जब आईनी मामला बात करनी है तो करते रहिए, तो उसके ऊपर क्योंकि कोई भी बंदा आइन से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है काशिफ साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया कि जो चीज़ें अभी हो रही हैं और जिस तरह से खतो किताबत हो रही है उस तरह से नहीं होना चाहिए है। जब आप साथ साथ बैठते हैं तो साथ बैठ के बात हो सकती है। शहजाद साहब, फिर ये साथ बैठकर बात हो क्यों नहीं रही है? ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए चीज़ों को, या कुछ मामला और है? क्योंकि काशिफ साहब को ये एतराज़ है कि जब खतूत लिखे जाते हैं तो फिर ये मामला जो है ये आवाम में सोशल मीडिया पर डिस्कस होने लग जाते हैं, जो कि अदलिया के लिए ठीक नहीं है। सर बकौल काशिफ साहब के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। वो मुझे बातें सुन के काशिफ साहब की और नसीम साहब की याद आया कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए, खुदा करते हैं कत्ल और हाथ में तलवार भी नहीं। ये दोनों साहिबान जो अभी गुफ्तगू कर रहे हैं ये इतने सादा तो कभी भी ना थे कि ये इस तरह के आर्गूमेंट के पीछे छुपना शुरू कर दें। देखें, बात सिंपल सी है कि अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी आईनी तरमीम जो है
वो अगर पार्लियामेंट ने कर दी और उसको कहीं नहीं देखा जा सकता, तो फिर बात खत्म हो गई। फिर आपको अदलिया की जरूरत ही नहीं है। फिर आपने हाँ। जो भी फैसला कराना है वो आपको लगता है कि चूंकि वो ज्यादा लोग हैं, उनकी जो कलेक्टिव विजडम है उस पर शक नहीं किया जा सकता, तो फिर आपको ये जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों रियासत के 3 सतून बना के बैठे हैं? बस एक सतून आपने असेंबली का बना दिया है, कानून साज का, उसको कायम रखें, बाकी सारों को फारिग कर दें, जो चलाना होगा असेंबली कर लेगी। फिर आपको ना सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है, ना इंतजामिया की जरूरत है। कोई भी आईनी तरमीम, वो 26वीं हो, 27वीं हो, 24वीं हो, 18वीं हो, वो जुडिशल रिव्यू से मशरूत हुआ करती है और अदलिया को हमेशा से कानून साजी पर नजर सानी का एक हक आइन में दिया गया था। आप अगर उस हक को तस्लीम नहीं करते तो एक अलग बात है, लेकिन ये मानना, मतलब ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी है कि जाएं पहले आप अगली आईनी तरमीम के लिए अंडा लेके आए, तो फिर उसमें से मुर्गी जो निकलेगी वो हलाल मुर्गी होगी। तो अब चूंकि हमने तो जो करना था वो कर दिया है, हाँ। लोगों को घरों से उठा लिया है, हमने लोगों को, बच्चों को अगवा करके जो कुछ करना था कर लिया है, किसी को मारपीट के दबा के आप ले आए, आपने उससे वोट करवा लिया, अब आपने 26वीं करवा ली है, तो अब आप हमें 27वीं करवा के दिखाएं। तो फिर दूसरी तरफ जब लोग सड़कों पर निकलते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं, ये सड़कों सही पर है, क्यों निकलते सही है, सही है। आप ऑप्शंस को बंद किए देते हैं। ठीक तो है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका इशू रिजॉल्व नहीं होगा। और जहां तक ये सवाल है कि मंसूर अली शाह जो हैं, तो मैं समझता हूं कि मंसूर अली शाह अगर खत लिखते हैं तो वो इसलिए लिखते हैं कि जो उनकी बामी मीटिंग्स हुई थी उनमें जो मामलात शुरू में तय हुए थे वो उनके मुताबिक नहीं चल रहे चीफ जस्टिस, जिसके मुतल्लिक अब ये खतूत लिखे जा रहे हैं। एक बात। और दूसरी ठीक है। बात आप याद रखिए कि जिस तरह का आपको वजीर आजम मिला है, उसी तरह का आपको चीफ जस्टिस मिला है, उसी तरह का आपको आईनी बेंच मिला है, और ये तमाम जो तीनों इदारे हैं या तीनों फैसले हैं, इनको रिव्यू करने का इख्तियार जो है वो सिर्फ और सिर्फ अदलिया के पास था। अब आपने अदलिया को एक तरह से माजूर कर दिया है कि वो किसी भी चीज को देख नहीं सकते। तो ऐसे में आपको फुल कोर्ट की जो बात नसीम ठीक ने है, की है, आप कह रहे हैं उनको माजूल कर दिया गया और फिर साथ में इस तरह के बयानात भी जारी हैं जी वजीर कानून साहब की जानिब से। मैं नौशाद अली साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अदलिया जो है वो इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे, ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। और उधर से भी वाज़ेह तौर पर जस्टिस मंसूर साहब की चूँकि बात हो रही है तो उन्होंने फरमा दिया है कि जी जहाँ भी हुकूमत को महसूस होता है कि फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ हो सकता है तो कुछ ना कुछ करके बेंच जो है उसको केस से अलग कर दिया जाता है। केस किसी और बेंच में, जैसे आइनी बेंच का रेगुलर बेंच से मुंतकिल हुआ, वहाँ पर उसके बाद शोर हुआ। सर, तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं वजह यही है जो जस्टिस साहब फरमा रहे हैं, जस्टिस मंसूर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों बातें मुझे दुरुस्त लगती हैं। मंसूर अली शाह साहब की बात भी दुरुस्त है और जो इंतजामी वाली बात है कि इंतजामिया के काम में मुदाखलत ना की जाए वो भी दुरुस्त है। अच्छा। अभी हमारे दोस्त शहजाद साहब फरमा रहे थे कि ये जो पावर के दरमियान जो ये जितने इदारे हैं इनके दरमियान जो पावर्स का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है उसमें कहीं ना कहीं इंतजामिया भी खड़े स्टैंड करती है, इंतजामिया एग्जिस्ट करती है। और इंतजामी मामलात ये नहीं होते जिसकी तरफ हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने इशारा किया। इंतजामी मामलात ये होते हैं कि जहां इंतजामिया अपना काम कर रही है उनका काम जो वो करती है वो अदालतें ना करें। जैसे एक जमाने में एक चीफ जस्टिस साहब जो है वो कभी अस्पताल पहुंच जाते थे, कभी वो किसी को जो है वो उल्टा टांगने की बातें करते थे, कभी वो कुछ करते थे, कभी सर, सर अभी की बात कर लेना मोहम्मद नौशाद साहब, अभी की सर बात करें ना। अभी कोई एक मिसाल दे दें जहाँ पे मुदाखलत की है इंतजामी मामलात में जिसकी वजह से वजीर कानून को ये बयान देना पड़ा। सर मैं बताता हूँ आपको इंतजामी मामला क्या होता है। इंतजामी मामला होता है कि जो इंतजाम कर दिया गया है उस इंतजाम के तहत मामलात को चलाया जाए। अगर वो ना चल रहा हो तो इसका मतलब ये है कि इंतजामी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है। जो डिकॉटमी ऑफ पावर की बात शहजाद साहब ने की है, बड़ी खूबसूरत बात की है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जुडिशियल रिव्यू मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये याद रखिए कि वो किसी आइन के किसी कानून और तरीकेकार के तहत है। ये नहीं है कि जिसका जो दिल करेगा वो, जिसका जो दिल चाहेगा वो आइन से मावरा जाकर भी कोई अपना इख्तियार बना लेगा या वो आइन से बाहर जाके बात करेगा। और जब आइन की बात होगी तो जब हम 26वीं आईनी तरमीम कहते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि वो आईनी तरमीम यानी कि वो आइन है और आइन से कोई अदालत मावरा नहीं है, ना ही कोई जज साहब जो है वो अदालत आइन से मावरा है। सो आपको आइन पर अमल करना है। हाँ, रिव्यू का हक मौजूद है। जब केस इस 26वीं आईनी तरमीम का केस लगेगा, अगर इस पर बहस होगी
तो उसके अंदर जो फैसला आएगा वो फैसला जो है उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप जितनी दुनिया जहान के जो केसेस है उसके अंदर इन्वॉल्व कर ले उस मामले को, और उस मामले को इन्वॉल्व करके मुलव्वस करके उसके ऊपर इधर उधर की गुफ्तगू शुरू कर ले। और खत वाला मामला यकीनन मीडिया की नजर करने के लिए ही होता है, चाहे काजी फाइज ईसा साहब करें चाहे को आज का जज साहब करें। ये बात काशिफ साहब की दुरुस्त है कि जो काम मैं और आज आप बैठकर बतौर कुलीग कर सकते हैं, जो किया जाना चाहिए अपनी मीटिंग्स के दरमियान, बजाय इसके कि उन मीटिंग्स का बाइकआउट किया जाए या उनसे इधर उधर हो जाए। ठीक है, खतो खताबत और इस तरह से इसको नहीं ज़ेरे बहस बैठकर बहस करें, फैसले करें। ठीक हो गया, बैठकर बहस भी करें और बैठकर फैसले भी करें। अच्छा, मैं काशिफ साहब आपकी तरफ आती हूँ। नसीम साहब, मैं आपसे पहले ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो जस्टिस मंसूर साहब ने फरमाया है कि ये जो बेंच में केस लग गया, उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार को कहा कि आप कह रहे हैं कि गलती से हो गया ना, कि उस बेंच में आपने लगाना था तो रेगुलर में आपने लगा दिया, अब वापस इसको ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ मामलात जो हैं वो अल्लाह ताला के हाथ में भी होते हैं। सर, ये क्यों है ये बयान इस तरह से? इसको लेकर बड़ी सारी चहमगोइयाँ, बड़ी सारी बहस हो रही है। नसीम साहब देखिए, बात यह है कि अभी जिस तरह आइन और कानून की बात हो रही थी, बिल्कुल सही कह रहे थे नौशाद साहब। आइन तो फिर कहता है ना कि आप 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, ना पंजाब में कराए, ना खैबर पख्तूनख्वा में कराए, ना वफाक में कराए। आइन के मुताबिक 11 जजों ने फैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई को वापस की जाए। आप नहीं मान रहे तो आइन को तो फिर कोई भी नहीं मान रहा ना। और आइन की तशरीह कौन करेगा, सही की है या नहीं की है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है। जिस तरह डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने अदम एतमाद के वक्त एक गलत फैसला दे दिया था, आइन के मुताबिक उनको चाहिए था कि 14 दिन के अंदर अंदर वो काउंटिंग करवाते। जिस तरह से मर्जी अदम एतमाद आए, लेकिन आइन कहता था कि 14 दिन के अंदर वोटिंग करानी। जब आपने नहीं कराई तो प्रिजन वैन भी बाहर आ गई थी, रात को अदालत भी खुल गई और उन्होंने आइन के ऊपर अमल करवाया। तो भाई आइन पे क्या एक पार्टी से ही अमल कराना है, दूसरी पार्टी अमल नहीं करेगी? और अल्लाह ताला की जो बात में ले आते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह ताला पूरी कायनात का मालिक है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन अपनी इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, खुदा के वास्ते उनको किसी और के ऊपर ना डालें। जुमले को असल में बड़ा जुबानी, खत वाली बात पे एक जुमला अस्मा, एक जुमला जो खत वाला मामला है, जब आप एक दूसरे से बात करते हैं और मसले हल नहीं होते तो फिर आपको चीजों को ऑन रिकॉर्ड लाना पड़ता है, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ती है, आपको आवाम को इन्वॉल्व करना पड़ता है, आपको दुनिया को बताना होता है कि क्या मामला तो अंदर चल रहे हैं। सही है, मैं आपका पॉइंट समझ गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद पहले उस तरह से बात हुई हो, फिर जब नहीं सुनी गई, और जाहिर है कि उनको वो कमेटी जिसका मेंबर है उसमें बुलाया ही नहीं गया, तो वो फिर ऑन रिकॉर्ड तो लेके आएंगे ना। काशिफ साहब, इसको ब्रेक लेना है, मुझे टाइम कम है सर। देखिए, आइन सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। एक बात, एक जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब इस तारीख में गुजरे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मोहतरम है शहजाद फारूकी साहब, उनका नाम नहीं लेंगे वो, उनका नाम इफ्तिखार चौधरी साहब है। 18वीं आईनी तरमीम हुई, गले पे अंगूठा रख के कहा 19वीं आईनी तरमीम करो, मेरे इख्तियारात मुझे वापस करो, तो मैं 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फैसला नहीं दूंगा। क्या ये हकीकत नहीं है? ये कौन सा तरीका कार है कि अवाम की पार्लिमान है, पार्लिमान कानून साजी करती है और एक बंदा उठ के आगे कहेगा कि हम को करेगा। काशिफ साहब, आपको भी मैं यहाँ रोकूंगी, प्रोड्यूसर साहब बार-बार मुझे कह रहे हैं ब्रेक लेना है कि इफ्तिखार चौधरी की अदालत को इंतजामिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ब्रेक ले लेते हैं। शहजाद साहब, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं, बहस यहीं से शुरू करें। वेलकम बैक जी। खतों किताबत जो हो रही है अदलिया के दरमियान, सीनियर जजेस के दरमियान, उस पर हम बहस कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शहजाद फारूकी साहब, आप कुछ फरमा रहे थे सर। जी, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि काशिफ रफीक साहब, मेरे भाई, जो कह रहे थे कि शहजाद साहब नाम नहीं लेते, मैं नाम ले लेता हूँ। और वो जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम इफ्तिखार चौधरी था। तो वो हमारे काशिफ रफीक भाई के एक ममदू हैं, वो काला कोट पहनते थे और दरखास्त लेके चले जाते थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत का नाक में दम किया हुआ था। उस वक्त इंतजामिया में अदलिया की जो मुदाखलत थी वो ऐन शरई थी। सर, नाम पूछ रहे हैं काशिफ साहब आपसे। ना लवोरा कौन सी? अब गैर शरई हो गई है। कौन? मैं काले कोट वाले साहब कौन थे? नहीं है शहजाद साहब, काले कोट वाले साहब कौन थे? गल कर रहे हैं यार। उस वक्त आप थे कि अदलिया जो है वो खिलाफ इस्तेमाल हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो यार देखें, ये सारा एक बेअसूली का खेल है। इसका असूल और इखलाक से कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी ज़ाब्ते कानून से। आईने पाकिस्तान ने ये कहा तो आईने पाकिस्तान ने वो कहा। इनमें से कोई आदमी ना तो आइन को मानता है, ना किसी कानून और ज़ाब्ते को मानता है। जो चीज़ उनको सूट करती है उसके लिए वो कहते हैं बल्ले बल्ले, और जो नहीं करती उसको वो कहते हैं कि मतलब आपके पास एक डिक्टेटर था, उसने कहा ये क्या है, ये 4 सफात है,
मैं फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दूंगा। क्या बिगाड़ लिया आपने उसका? इल्ला ये कि वो आसमान में आमों की पेटियां फट गई और आपकी उम्मीद से जान छूटी। दूसरे साहब जो थे उनके खिलाफ अगर एका ना करते और आज भी अगर एका कर लेते तो सिचुएशन बेहतर हो जाती। लेकिन इस वक्त अब सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि ये फ्यूचर जो है फिर इनके बच्चों को मिलेगा। मैं ये जिस तरह की इस वक्त पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हो रही है, मुझे नजर नहीं आता कि ये जिन बच्चों को हम मुस्तकबिल की बागें पकड़ाना चाहते हैं या हुक्मरान बनाना चाहते हैं, इस तर्जे हुक्मरानी और इस तर्जे सियासत से इनकी गुंजाइश अगले सिनारियों में मुझे नहीं लगता कि बन पाएगी। और पाकिस्तान की आवाम अब बिल्कुल वो 90 और 80 की दहाई या 2000 की दहाई वाली नहीं है। चीजें चेंज हो गई हैं। अब आपको नए दाव पीच सीखने होंगे, नए अंदाजे लगाने होंगे, नई स्कीमें लड़ानी होंगी, तो फिर आपके बच्चों की गुंजाइश बनेगी। पिदरम सुल्तान दूध वाला जो कल्चर है मेरे ख्याल में अब उसकी गुंजाइश हर गुजरते दिन के साथ ठीक कम हो होती गया, जा रही है। ठीक हो गया। नौशाद साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, बड़े तहम्मुल से सुनी जुडिशरी की जब हम बात कर रहे हैं। सर आप भी कुछ फरमा दीजिए इस पे, सारे मामले पे जो चल रहा है इस वक्त। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो अंदाजे क़यास या जो जज्बात और ये सारी गुफ्तगू है ये अपनी जगह, ख्वाहिशात क्या हैं, मैं क्या चाहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और जो चीज एग्जिस्ट करती है उसके मुताबिक चीजों को चलाना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम एक हकीकत है, 27वीं हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई कराना चाहता है नहीं, ये एक अलग, ये बहसें हैं, ये मुबाहिसे अलग हैं। लेकिन इस वक्त इस मुल्क के अंदर 26वीं आईनी तरमीम चूंकि चल रही है, जब तक आप उसको असम्बलियों से अंडू नहीं कराते तब तक आपको उसके मुताबिक काम करना है। आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। और दूसरी बात है, नसीम साहब हमारे दोस्त हैं, ये जिन जज साहब की बात कर रहे हैं बड़े काबिल जज हैं। उस वक्त तो एक कानून चल रहा था और बरतानिया का राज हम पे था, वो कानूनी राज था उस वक्त के मुताबिक, तो हमने क्यों स्ट्रगल किया, हमने क्यों उसको चेंज किया? चलता रहने देते उसको, जो निजाम आ गया तो उसको चलता रहने देते। आपकी नजर में कोई इस वक्त आपको जो है ना वो ब्रिटिश एम्पायर की जो है ना उसके अंदर आप उसकी रियाया है? शायद मेरी नजर में ऐसा नहीं है। मैं एक आजाद रियासत का आजाद शहरी हूँ और पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और उसके अंदर एक आईन। नौशाद साहब चले, इसमें हम हंसते नहीं हैं। आजाद रियासत, आजाद शहरी पे थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हैं हम। नसीम साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर आपके दिल को कुछ हुआ ये सुन के, आजाद रियासत, आजाद शहरी? मुकम्मल कर लें दीजिए। हम तो जो है ना वो इख्तिलाफ रखना चाहता है वो इख्तिलाफ रख सकता है, लेकिन जी नौशाद साहब कहिए आप। सिर्फ इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा था, आप जरूर हंसिए, आप इख्तिलाफ भी कीजिए। मैं जो बात कह रहा हूं कि इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर आईन मौजूद है, कानून मौजूद है और एक ये मुल्क मौजूद है और मैं उसका शहरी हूं और उसको लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते मैं उससे एग्री करता हूं। जब मैं डिसएग्री करूंगा तो मैं उसके लिए कोई ना कोई तरीकेकार इख्तियार करूंगा। हाँ, वो तरीकाकार वो होना चाहिए जो उस वक्त के हालात के तकाजों के हिसाब से हो। ये नहीं हो सकता कि मैं ब्रिटिश एम्पायर की मिसाल आज के मैं पाकिस्तान के साथ जोड़ दूं। मैं इस तरह के तकाबली जायजे नहीं लेता। मैं एक रियलिस्टिक आदमी हूं और मैं रियलिस्टिक तरीके से चीजों को देखता हूं। हाँ, उसके अंदर जब बात मानने वाली थी नसीम साहब की कि अगर फर्ज कीजिए कि खत लिखना किसी एक जज का गलत है तो फिर दूसरे का भी गलत है। मेरिट सबके लिए एक जैसा होगा। ये नहीं हो सकता कि कल जब तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में थी तो मैं जिन बातों को गलत कहता था या ठीक कहता था, आज मैं उससे ओपोजिट चला जाऊं। जो वो सारा कुछ जो उस वक्त हो रहा था वो आज भी हो रहा है। ठीक हो गया नौशाद साहब, ठीक हो गया। अगले एग्जिस्टिंग चीजों के साथ चलना है। अगले कुछ टॉपिक्स पे भी हमें जाना है। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जो चल रहे हैं सर, उस पर हमें बात करनी है। बहुत सारे मामलात सर आपस में जुड़े हैं ना, आप भी समझते हैं। मैं नसीम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये ख्वाजा आसिफ साहब आज तस्दीक कर रहे हैं कि जी ठीक है, रसाई हो गई है इनकी इस्टेब्लिशमेंट तक। मेरे ख्याल में ख्वाहिश तो नहीं थी उनकी, ये ख्वाहिश तो कुछ और थी, रोकने की भी बड़ी कोशिश की गई होगी, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से नहीं, दीगर कुछ साहिबान की तरफ से, लेकिन ये मुराद पूरी नहीं हुई। नसीम सिद्दीकी साहब देखिए, असल जो बात है ना वो बड़ी मतलब सोचने वाली है। तमाम जो हमारे साथी हैं बड़ी सही बात कर रहे हैं। निशात साहब ने अभी सही बात की। निशात साहब एक हद तक आज़ाद ज़रूर है क्योंकि वो इन चीज़ों को मान के बैठे हैं। ये ज़रा बाहर निकल के सड़क पे जाके इनकी बातों से डिसएग्री करके देखें, फिर इन्हें पता चलेगा कि ये कितने आज़ाद हैं। ये किसी थाने में चले जाएं, इनके बड़े ताल्लुकात हैं, वहाँ जाके चाय पिए और आधा पौना घंटा बैठ के देखें कि वहाँ शहरियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, तो फिर इन्हें पता चलेगा कि ये कितनी आज़ाद रियासत है। बात ये है कि जब तक हकीकी आज़ादी की बात होती है तो जब तक निचली रूट ग्रास रूट तक इंसाफ नहीं मिलेगा, एजुकेशन हेल्थ की सहूलियात, तब तक मामला दुरुस्त नहीं होंगे। जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब ये है कि देखिए, हम जितनी मर्जी बातें कर ले, अब इस वक्त हम आइन को जो है ना वो कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, इसलिए वो एक बस क्या कहूँ मैं उसको, वो एक
लॉ तो बन गया है, लेकिन वो आईनी तरमीम जिस तरीके से हुई है, क्या वो कानूनी था? क्या वो कानूनी तरीके से हुई है? हर चीज के बारे में लिखा गया ना कि आपकी मेजोरिटी किस तरह होनी चाहिए। मेजोरिटी आपने गले पे अंगूठा रख के लेनी है, आपने लोगों को अगवा करके इसके ऊपर साइन करवाने। तो जिस तरह आईनी तरामीम हो रही हैं वो भी गलत तरीके हैं, उसको भी दुरुस्त करें, भले वो पीटीआई दौर में हो, नून लीग दौर में हो। इनको जब तक तो सही तरीके से आईनी तरमीम नहीं करेंगे जिसमें सबकी मशावरत सामने हाँ, तो फिर इस तरह के इख्तलाफात जो हैं वो सामने आते रहेंगे, चाहे वो ये जो जमातें हैं इनके अंदर हों सर, या फिर अदलिया हो उसके अंदर। और ये क्लाशेस हम देख रहे हैं कि कभी और खुद की सूरत में सामने आ रहे हैं। मैं एक आखिरी जुमला कहूंगा, जी सर। इस्टेब्लिशमेंट वाली पे ये बात करूंगा। देखें कि पावर लाइज विद इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट में भी एक शख्स के साथ ही सारी ताकत जुड़ी हुई है। आप माजी देख लें जिसका हवाला शहजाद फारूकी साहब ने दिया, तो वो ये कि ताकत का मंबा तो एक ही शख्स है, और वहां पे अगर जब तक मामलात नहीं जाएंगे वहां पे बात नहीं होगी। तो भले ये 6-6 दफा मीटिंग करें, 8 दफा मीटिंग करें, किसी भी मीटिंग से, मुज़ाकरात से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इस तमाम मामलात का जो फैसला है वो बानी पीटीआई, इमरान खान या आर्मी चीफ मिलके ही कर सकते हैं। काशिफ साहब, एक जुमला सिर्फ, आज़ादी का तकाबली जायजा आप पुलिस से ना कीजिए। काश आप मकबूजा कश्मीर, गजा और शाम के लोगों से करें, फिर आपको पता लगेगा आज़ादी है क्या। एक बात। दूसरी बात, जी यहाँ भी वही सूरत-ए-हाल है। जी यहाँ पे वो सूरत-ए-हाल नहीं है सर, यहाँ पे वो सूरत-ए-हाल नहीं है। जो आपका दिल करता है आप बैठ के बोलते हैं, जो आपका दिल करता है आप करते हैं। और कौन सी आज़ादी हो? आप वो आज़ादी चाहते हैं जो फवाद चौधरी साहब लेना चाह रहे थे, आप वो आज़ादी चाहते हैं कि जिसमें अथॉरिटी बननी चाह रही थी। आप उस आज़ादी के हामी हैं जिसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सोशल मीडिया को क्लब किया जा रहा था, स्नब किया जा रहा था। आप उस आजादी के हामी होंगे, मैं उसका हामी नहीं था, मैं उस वक्त भी उसके खिलाफ था। काशिफ साहब एक सेकंड देखिए, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। नसीम साहब और बाकी साहिबान, ये काशिफ साहब की बात सुन के जो इन्होंने मिसालें दी हैं, मुझे तो वो याद आ गया, वो जो कहा जाता है कि जी किसी को मौत दिखा के बुखार पे राजी कर लें। आप हमें वो मिसालें दे के आप नहीं, आप ना माने ना, आप कहें कि हम नहीं है आजाद, हाँ। आपका हक है, आप राय दीजिए, मैं सुनने का पाबंद हूं, लेकिन उससे मैं एग्री करने का पाबंद नहीं हूं। मेरी राय से आप एग्री करने के पाबंद नहीं है, मैं अपनी राय दे रहा हूं। आपको एतराज है, आप बबांगे दोहल जो है इसके ऊपर एहतजाज कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। दूसरी बात, जो बात मेरे भाई नसीम सिद्दीकी साहब ने की कि एक शख्स के पास अथॉरिटी है जब तक उसके पास बात नहीं होगी, तो सर तहरीक इंसाफ के अंदर किसके पास अथॉरिटी है? इमरान खान साहब के पास है ना जी, नवाज शरीफ साहब के पास नून लीग में है, उनका भी नाम नवाज शरीफ साहब के पास। मैं तो कह रहा हूं ना, आपने कहा ना एक शख्स, आपने कहा ना आर्मी चीफ साहब का, तो मैं तो कह रहा हूं ना हजूर के तहरीक इंसाफ में इमरान खान, नून लीग में नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो या जरदारी साहब। तो सर इस पॉलिटिकल कल्चर में ये जो कॉर्पोरेट कंपनीज है इसके अंदर भी आमरियत ही है। आप ये ना कहें कि यहाँ जमहूरियत है, यहाँ पे सियासी जमातें जमहूरियत में चल रही हैं, यहाँ पे भी आमरियत है। तो ये और आमरियत नहीं कर रहे हैं, वो चाहती है कि हमें सवाल चना जवाब गंदम पे आ गए, ले आइए। आप सवाल चना जवाब कर रहे हैं, आप ये बात क्यों नहीं करते कि आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पहले कहते हैं मुलाकात हुई, फिर कहते हैं ओहो गलती हो गई, नहीं हुई, फिर कह रहे हैं हाँ मुलाकात हुई लेकिन सिक्योरिटी पे हुई। मैंने इसी शो में 2 दफा कहा था कि भाई ये मुलाकात हुई है, ये अब नहीं मान रहे, 2 दिन बाद मान जाएंगे, फिर उन्होंने मान गए। तो आप आवाम को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? आप कहिए कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, हम तरला मार रहे हैं कि हमारी किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट से रसाई हो जाए, मुलाकात हो जाए, डील हो जाए, और डील हो जाए। आवाम को क्यों करवा रहे हैं? आवाम को क्यों करवाया इन्होंने? बस मेरा सवाल मैं चाहूंगी शहजाद साहब इसका, नसीम साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, फरमाइए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि काशिफ साहब ने कहा तरला मार रहे हैं, अब तरला कौन मार रहा है ये अल्लाह बेहतर जानता है। वो तो अंदर मारेगा ना, जो बाहर है वो क्यों मारेगा तरला? मेरे तरले मार रहे हैं सब अल्लाह नु बनो। नहीं, जो अंदर है वो तरला मारेगा कि जो बाहर है वो तरला मारेगा? अंदर वाले ने तरला मारना होता तो वो कहता है कि मेरे प्लेटलेट कम हो गए, मुझे लंदन भिजवा दो। वो तो तरले मार नहीं रहा, तरले तो उसके मार रहे हैं। खुदा ने वास्ते बाहर आ जाओ। ये बात राना सदाम ने कही है, ये बात शहजाद साहब आपको इन्वॉल्व करूंगी। एक तो ये तरले कौन मार रहा है सर, अब उधर से सुनते हैं तो कुछ और खबरें सामने आती है। पीटीआई वाले कहते हैं जी क्या कि हमारे तरले किए जा रहे हैं अंदर, कि भाई बाहर सिचुएशन जो है हमसे नहीं संभल रही है, अवाम नहीं हो रहे हमारे हक में, लाख हमने उनके सारे जतन करके देख लिए, यूनिवर्सिटीज के चक्कर भी लगा के देख लिए, कुछ नहीं हो पा रहा हमसे, तो तरले उधर से हो रहे हैं। यहाँ ये फरमा रहे हैं कि तरले इधर से हो रहे हैं। अब आप शहजाद साहब कुछ सिचुएशन हमारे लिए प्लीज क्लियर अगर कर सकें। लास्ट 1 मिनट ब्रेक लेना है सर मुझे। शहजाद साहब तरले लग रहे हैं। एक तो मैं सलाम पेश करूंगा काशिफ रफीक साहब को कि एक दूसरे टीवी चैनल एक चिड़िया वाले बाबा हैं और एक हमारे पास टाई वाले बाबा हैं। ये अपनी गुफ्तगू में
ये कहते हैं कि मैंने पहले कहा था और ये नहीं मानते थे। अच्छा, अल्लाह की कसम हमने वो बात की भी नहीं होती जिसका मुद्दा ये हम पे डाल रहे होते हैं। भाईजान, आप अस्मा के प्रोग्राम में बात हुई है, ये अपनी गुफ्तगू से सारे अच्छे क्रेडिट अपने खाते में डाल लेते हैं और सारे भैड़े काम जो है वो हमारे खाते में डाल देते हैं कि मैंने तो पहले कहा था। ये नहीं मानना चाहिए। हालांकि ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई होती जिसमें हम इनकी ना माने या हम बिल्कुल कोई लॉजिक से दूर की बात कर रहे हो। तो वो जो चिड़िया वाले बाबा है वो भी कहते हैं वो जरा दिखाइए ना, मैंने फलां तरीक को जो कहा था वो मैंने कहा था तो वैसा हो गया। हालांकि वो 36,000 चीजें कहते हैं, उनमें से 26 चीजें हो जाती हैं, उसके क्लिप निकाल के वो दिखा देते हैं। तो मेरा टाई वाला बाबा जो है वो सारे मुद्दे हम पे डाल के, मुझे बाबे पे इतराज है सर, मैं बाबा नहीं। हाँ, मैं बाबा नहीं। इसी एतराज पे ना हम ऑफर थोड़ी सी बहस कर लेते हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त शामिल हो गया है। लेकिन मेरे सवाल का जो जवाब है ना शहजाद साहब, वो आपने नहीं दिया। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब अब ये दुख से कह रहे हैं कि जी वो पहुंच चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट तक रसाई मिल चुकी है, या वो ओके हैं इसके साथ, ठीक है, उनको कोई मसला नहीं है इस रसाई से। इस पर दोबारा मेरे ख्याल में बात करेंगे और हमें सदर ट्रंप के हवाले से भी बात करनी है जी। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। हम बात करेंगे सदर ट्रंप की, जिन्होंने अमेरिकी सदर के तौर पर बाकायदा अपने ओहदे का हलफ उठाया। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पहली तकरीर भी की बतौर अमेरिकी सदर। ज़ाहिर वो दूसरी बार अमेरिका के सदर बने हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके हवाले से, बहुत सारे केसेस के अंदर भी वो इन्वॉल्व रहे, बहुत सारे केसेस उनके ऊपर चले। और सबसे बड़ा वाक़या जो कैपिटल हिल हमले का इल्ज़ाम था, उनके ऊपर भी था, उनके साथियों के ऊपर भी था। उनके ऊपर तो खैर ये था कि उन्होंने लोगों को इश्तियाल दिलवाया था, लेकिन जो लोग इसमें मुलव्विस थे वो चूँकि उनके अपने थे, उनके हामी थे, तो उन्होंने आते ही उनके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है। अब पाकिस्तान में बहुत सारे दिनों से एक बहस चल रही थी। बहस तो वैसे ये हुआ करती थी पिछले कुछ सालों में कि जब भी अमेरिका में कोई सदर चेंज हो रहा होता था तो कहा यह जाता था, कोई नया सदर ओहदा संभालता था कि जी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अब जो ताल्लुकात हैं, क्या उसमें नया बाब जो है वो शुरू होने जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब की दफ़ा ये ज़रूर हुआ है कि बहस ये होती रही है कि जी पीटीआई के साथ क्या अच्छा हो सकता है, क्योंकि पीटीआई ने बहुत ज़्यादा लॉबिंग की थी। अब ये जो लॉबिंग है, कुछ हल्के कह रहे हैं कि नाकाम हो गई है, कुछ कह रहे हैं कि कामयाब हो गई है। इस सारी सिचुएशन पर एक तो ट्रंप ने जो आम माफ़ी का ऐलान किया है कैपिटल हिल के लोगों के लिए, उसको क्यों पाकिस्तान के मामलात से सानिया नौमी के साथ जोड़ने की बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कोशिश कर रहे हैं इस पर। और फिर सर ये जो पीटीआई की लॉबिंग को नाकाम कहा जा रहा है, इस पर नौशाद साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी सर, आपकी राय। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो पहली बात यह कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, उससे जो बन पाता है वो करने की कोशिश करता है। फर्ज कीजिए इसमें कामयाबी नाकामी वाली क्या बात होगी, वो उनकी ख्वाहिश और कोशिश है कि किसी तरीके से जो है बानी तरीके इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सके, वो उसके लिए जो बन पाएगा वो करेंगे। कहीं कामयाब होंगे, कहीं नाकाम होंगे। ये जो अभी बैरिस्टर गौहर वाली आपने बात की थी, मैं आपको बड़ी क्लियरली बात बता देता हूँ कि वहां पर जिस वक्त ये सियासतदान जिस मुलाकात में थे, चूंकि पार्टी की तरफ से बैरिस्टर गौहर गए थे, इन्होंने बाद में आर्मी चीफ को रोककर 2 मिनट की बात करने की कोशिश की साइड पर। उन्होंने उनसे गुफ्तगू की, उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि आप सिक्योरिटी मामलात पे बात कर सकते हैं, सियासत की बात करनी है तो वो आप हमसे ना करें। इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। इसी को उन्होंने बाद में बानी तरीके इंसाफ ने दरअसल इसको मटेरियलाइज करने की कोशिश की, अपने उसमें इस्तेमाल करने की कोशिश की। जब उन्हें जेल में मुलाकात के बाद बताया गया तो बानी तरीके इंसाफ ने ये आइडिया फ्लोट किया कि जी हमारी तमाम चीजों पे बात हो गई है, ये हो गया वो हो गया, ताकि उनके वर्कर्स जो है वो थोड़े से सेटिस्फाई हों, कोई जो दोस्त अहबाब जो उनके लिए हमदर्दियां रखते हैं उनको कोई तसल्ली हो। इसके अलावा और कुछ तो सही। ख्वाजा आसिफ भी तो कह रहे हैं ना, सॉरी फिर से हम उसी टॉपिक पे चले गए पिछले सेगमेंट के, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब खुद कह रहे हैं रसाई हो गई है। तो फिर सर रसाई, ये रस्ते में मुलाकात तो रसाई नहीं होती ना सर। यहीं से बताने लगा हूं कि ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की बातों पे ना जाइएगा, वो सियासतदान है और वो ये वर्गलाने वाला काम है ना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। अच्छा, अब आ जाए आप ट्रंप की तरफ। देखिए ट्रंप साहब जो हैं वो जिस तरह के एक्शन ले रहे हैं, उन्होंने जिस तरह आते साथ जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए और जिस तरह उन्होंने बाइडेन इंतजामिया के कोई 78 के करीब मेरा ख्याल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिनको वो खत्म करना चाहते हैं, और वो जिस तरह के फैसले कर रहे हैं, मुझे डाउट है, शायद पता नहीं मेरी बात शायद गलत साबित हो जाए कि ट्रंप शायद, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से काम कर रहे हैं इनकी शायद ये मुद्दत पूरी ना कर पाए। ये यूजुअली अमेरिका में नहीं होता, लेकिन आप देखिए कि कैपिटल हिल के जब वो लोगों को माफी दी गई है तो वहां की पुलिस, वहां की इंतजामिया, वहां के बहुत सारे लोग इसके ऊपर अग्रेशन भी शो कर रहे हैं। उनकी भी इसके अगेंस्ट एक जिसे कहते हैं कि वो जज्बात जो है वो सामने आ रहे हैं। अब मसला ये है कि
ट्रम्प साहब जो है वो बड़े बोल्ड हैं, वो अपनी 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 जो कन्विक्शन है, जो चीज वो उनके उनके उनको समझ में आती है, जिस तरह से आती है वो उस तरह से बयान करते हैं, ठीक हो और गया सर। अमेरिकी अवाम उनको पसंद करती है, मेजॉरिटी उनके पास थी, वो सदर बन चुके हैं। हाँ। लेकिन जो जो उसके साथ बाकी सारा सिस्टम होता है, क्या वो उनको कंप्लाई करता है, नहीं करता, बावजूद इसके कि उनके पीछे इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। ये हाँ। 70 अरब रुपया ऐसे ही नहीं इकट्ठा हो गया। हाँ। ये सबसे बड़ी फंड रेजिंग है, लेकिन उसके बावजूद जो इंतजामिया और स्ट्रक्चर होता है ना स्टेट का, क्या स्टेट उनका साथ देती कि नहीं देती, ये एक बड़ा मामला होगा। ठीक है, और ये आने वाला वक्त जो है वही तय करेगा। हमारे पास चूंकि नौशाद अली साहब वक्त कम है, मैं आगे बढ़ूंगी। शहजाद साहब, मैं चाहूंगी कि प्लीज आप भी मुख्तसरन इस पे इजहारे ख्याल कीजिएगा, वक्त की कमी है सर हमारे पास। थोड़े साल पहले, मतलब आज़ादी के पहले, बड़ी बूढ़ियां जो थीं वो बददुआएं दिया करती थीं कि ये मोए फरंगियों की तोप में कीड़े क्यों नहीं पड़ जाते, जो हमारे लिए मुसीबत का बायस बनी हुई हैं। ठीक। तो फरंगियों की तोपों में कीड़े डालने के बाद ये परसों से मैंने एक नया ट्रेंड देखा है कि अब ये गुफ्तगू शुरू हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो शायद मर जाएंगे, वो उनका ये हो जाएगा और ये वो हो जाएगा, चूंकि अब ट्रंप तो आ गए हैं। अब वो जो राणा सनाउल्लाह हैं और ख्वाजा आसिफ तो जो हैं वो तो हैं सियासतदान, और इमरान खान तो चूंकि क्रिकेट के प्लेयर हैं तो वो तो तहरीक इंसाफ को क्या पता सियासत क्या होती है। जाहिर है भी जो भी सियासतदान है वो अपने मकसद के लिए अपनी चीजों को इस्तेमाल करेगा, वन वे और दी अदर। वो अपना खेल खेल रहे हैं, ये अपना खेल खेलेंगे। बुनियादी बात यह है कि ट्रंप ने जो आके वहां किया है वो यकीनन, चूंकि उसने तो बहुत पहले कह दिया था कि वो डीप स्टेट के खिलाफ आएगा, हाँ। और वो वही कर रहा है जो उसने कहा था। अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रडिक्टेबल है, आप उससे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं और वो कोई भी गैर मुतवक्को काम कर सकता है। हाँ। पाकिस्तान की सियासत पर उसके यकीनन असरात होंगे, वो बानी पीटीआई के हक में होंगे या खिलाफ होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से हमारे सियासतदान ये गुफ्तगू कर रहे हैं ट्रंप की जिंदगी के हवाले से, मुझे लगता ये है कि वो मुदाखलत करके ही छोड़ेंगे। मुदाखलत के बगैर उनको कुछ नहीं होगा, मुदाखलत के बाद भले ट्रंप जो है उनको कुछ और हो जाए। ठीक हो गया काशिफ साहब, वक्त कम है सर। देखें, जिस वक्त भी मुज़ाकरात हुए करते हैं तो मुज़ाकरात तोड़ने वाले या तोड़वाने वाले मुतारिक होते हैं, उसमें भले ख्वाजा आसिफ साहब का नाम ले, राना सनाउल्लाह साहब का, या किसी का भी ले लें। बाकी देखिए ट्रंप साहब सदर बन गए हैं, कोशिश की जुल्फी बुखारी ने, वहाँ के लोगों ने जो पीटीआई से लाखों डॉलर ले रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से बानी का दावतनामा निकला या किसी और का निकला, उन्होंने बहरहाल सीरियस कोशिश की, उनकी कामयाबी नहीं हुई। हो सकता है मुस्तकबिल में कामयाबी हो जाए, ये तो आने वाला वक्त फैसला करेगा कि ट्रंप किस हद तक और डाल सकते हैं बानी की रिलीफ के लिए। लेकिन बानी को जो भी रिलीफ मिलना है वो वाया अदालत मिलना है, जैसे नवाज शरीफ साहब को मिला था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं मिलना। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, वैसे जब ज़रूरत होती है, नज़रिए ज़रूरत के तहत बड़े बड़े काम हो जाते हैं, फिर ऑर्डर भी करवा लिए जाते हैं बहुत सारी जगहों से सर। अच्छा, ये एक नौजवान आपके पास बैठा हुआ है काशिफ, जिसने टाई लगाई हुई है, इसने जो कहा है कि अपना इमरान खान बानी साहब को जो है वो नहीं मिला अपना दावतनामा, तो मोहसिन नकवी साहब तो वहाँ पहुंच भी गए थे, शायद उनको भी नहीं मिला। बात ये है कि ट्रंप ने कहा है कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मैं था। जी जी बिल्कुल, मजमे के बाहर मौजूद थे। तो ये है कि ट्रंप की इंतजामिया के आने के बाद इमरान खान साहब को या पीटीआई को रिलीफ जरूर मिलेगा, और रिलीफ तो हमेशा, जिस तरह काशिफ ने कहा कि अदालतों के थ्रू ही मिलता है, जिस तरह अदालत कहाँ तो सजा सुना रही होती है और कहाँ पे एयरपोर्ट पहुंच के वो फिंगरप्रिंट करवा रही होती है। तो हमारी तो अदलिया मोम की गुड़िया है, उसकी नाक जिधर मर्जी आप मोड़ दे वो मुड़ जाती है। अपने पहले सेगमेंट में भी यही डिस्कस किया था कि ये वो अदलिया नहीं है जिसको पावरफुल होना चाहिए, इन आवाम को इंसाफ देना चाहिए। ये तो बिल्कुल मोम की गुड़िया है, इनको जिस तरह मर्जी मोड़ लो, तो उधर से बानी को भी रिलीफ मिल जाएगा। जी ठीक है, यानी आपको अभी भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, एंड यू नेवर नो, क्या पता। और वैसे भी ट्रंप हैं तो फिर तो बिल्कुल ही कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया काशिफ रफीक साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, शहजाद अनवर फारूकी साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब, आप तमाम साहिबान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। कल मिलते हैं दोबारा।